Hey viewers, how are you? I hope you all are fine, doing well. बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे. This is me Poonam and welcome to my channel. So this will be the first class of PSTC second year. So देखते हैं कैसी रहती है. Without any further delay, let's get started the video. So our BSTC सेकेंड ईयर, इसमें क्या है, जो फर्स्ट ईयर की बुक्स है सेम ऐसी ही है. सेकेंड ईयर की बुक्स भी थोड़ा सा डिफरेंस है. और इसमें यूनिट 5 है, तो हम फर्स्ट यूनिट लिसनिंग एंड स्पीकिंग है उसके MCQs करने वाले हैं इस क्लास में. ठीक है, तो सबसे पहला MCQ है कि कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ. संप्रेषण किसका आदान प्रदान है? कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव. देखो, तो कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण या जो वार्तालाप है क्या होता है? संप्रेषण सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान होता है. तो कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज. सो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन. ठीक है, तो इसमें आंसर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा. अगला क्वेश्चन है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स यानी प्रभावी संप्रेषण में क्या ज़रूरी होता है, क्या उसकी नीड्स होती है. ए मैसेज टू बी कम्युनिकेट, एक मैसेज होना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए. ए पर्पज़ टू कम्युनिकेट, एक उद्देश्य होना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए. या ऑप्शन सी लेक ऑफ मैसेज और पर्पज़, यानी कोई संदेश कोई उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए. या बोथ ए एंड बी. तो आंसर शुड बी बोथ ए एंड बी, बिकॉज एक मैसेज होना चाहिए, एक पर्पस होगा तभी तो हम कम्युनिकेट करेंगे. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन, देखो कम्युनिकेशन किस तरह होती है. ए फेस टू फेस लाइक हम किसी को फेस टू फेस बोले तो मतलब हम किसी के सामने कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो वो होगी फेस टू फेस कम्युनिकेशन. इसको फॉर्मल मोड भी बोलते हैं. अगला है स्पोकन मोड. स्पोकन मोड यानी जैसे हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, यानी हम बोल रहे हैं लेकिन कम्युनिकेशन हो रहा है. थर्ड है रिटन मोड, यानी जैसे हमने व्हाट्सएप पे मैसेज लिखा तो वो भी रिटन मोड हो गया. तो इस तीनों में ही कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हो रही है. तो कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन ऑल ऑफ द अबव, यानी इसका आंसर सी करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा. अगला क्वेश्चन जो है वो है कि फ्रिक्वेंटली यूज्ड एक्सप्रेशन गेट इंटरनलाइज्ड, यानी जो हम बार बार एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं वो कैसे इंटरनलाइज्ड होती हैं. इफ़ वी यूज़ दैम क्वाइट ऑफ्टन, अगर उनको हम बार बार यूज़ करेंगे इसलिए तब होंगी. या फिर इफ़ वी ऑलवेज नेगलेक्ट दैम, उनको हम हर बार नज़रअंदाज करेंगे तब वो फ्रिक्वेंटली हमारे नेचर में आएंगी. इफ़ वी डू नॉट मेक यूज़ ऑफ, हम उनको यूज़ ही नहीं करेंगे. इफ़ वी अवॉइड एवरी वन ऑफ देम, अगर हम उन हर एक को अवॉइड करेंगे. तो इसका आंसर होगा, अगर हमको एक्सप्रेशंस अपने व्यवहार में लानी है तो वी हैव टू यूज़ दैम क्वाइट ऑफ्टन. तो आंसर जो होगा वो ए होगा. आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, अगला क्वेश्चन है द पिक्चर एक्सप्रेस, यानी जो पिक्चर्स होती है वो एक्सप्रेस करती है, क्या व्यक्त करती है? इमोशंस, फीलिंग्स, एटीट्यूड एंड ऑल ऑफ द अबव. तो आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव, यानी हमारे इमोशंस, हमारी जो पिक्चर्स होती है हमारी इमोशंस एक्सप्रेस करती है, फीलिंग्स, एटीट्यूड, ऑल ऑफ द अबव वो फील करते वो बताती है. ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्राइमरी स्किल्स आर. देखो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है एंड लाइक हमको आना भी चाहिए. देखो प्राइमरी स्किल्स, हमने सबसे पहले स्किल्स पढ़ी है LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. ठीक है, तो लिसनिंग एंड जो स्पीकिंग है ना वो प्राइमरी स्किल्स है. तो इसका आंसर ए ही करेक्ट होगा. लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर द प्राइमरी स्किल्स. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. जैसे LSRW तो सबको पता ही होगा क्योंकि BSTC फर्स्ट ईयर पास करके आए हो तो आपने पढ़ा ही होगा. अगला क्वेश्चन, इन्वायरमेंट सूटेबल फॉर लिविंग बींग्स मस्ट हैव. जो ऐसा इन्वायरमेंट सूटेबल फॉर लिविंग बींग्स यानी हम लिविंग बींग्स यानी जो भी जीवित प्राणी है उसके लिए जो भी इन्वायरमेंट सूटेबल है उसमें क्या होना चाहिए? पॉल्यूशन होना चाहिए, हैवी इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, ग्रीनरी ऑल अराउंड होनी चाहिए और एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़. यानी जो भी कोई भी लिविंग बीइंग है उसके लिए कौन सा इन्वायरमेंट सूटेबल रहेगा? तो ऐसा इन्वायरमेंट सूटेबल रहेगा जिसमें ग्रीनरी होगी. ठीक है, ग्रीनरी होगी चारों तरफ, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, हैवी इंडस्ट्रीज़ भी नहीं होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटी होगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा? तो इसका आंसर है ग्रीनरी ऑल अराउंड, यानी इन्वायरमेंट वो सूटेबल. अब
वो ये डिपेंड करता है हमारे ऑप्शंस पे कि ऑप्शंस कौन सा दी बेस्ट सूट कर रहा है, उस पर हम देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है टेकिंग नोट्स इन क्लास इज़ यूज़फुल बिकॉज, यानी नोट्स बनाना क्लास में यूज़फुल होता है बिकॉज, क्यों, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल इन वे, ये किसी वे में बेनिफिशियल नहीं होता, भैया ऐसा होता तो हम नोट्स बनाते ही क्यों। सेकेंड है इट इज़ एन एड टू मेमोरी, ये हाँ ये आंसर है होगा शायद। अगला है इट इज़ नथिंग बट सेंसलेस, ये कुछ भी नहीं है बस बकवास है बेहुदा। इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, एनर्जी और टाइम का वेस्टेज है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर हमारा सी जो हमने सॉरी बी है जो हमने पहले ही टिक कर लिया था, मार्क कर लिया। अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगला है एवरी, अच्छा हमने 8 कर लिए हैं और हम 9 पे आ गए हैं। एवरी आर्ग्यूमेंट शुड बी प्रेजेंटेड, आर्ग्यूमेंट यानी जो भी हम आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, आर्ग्यूमेंट यानी जो दलील देते हैं, बहस करते हैं, वो वाला आर्ग्यूमेंट, ठीक है। एवरी आर्ग्यूमेंट शुड बी प्रेजेंटेड विद अ इफेक्टिव लॉजिकल स्ट्रक्चर, सही बात है। विद सेंसलेस प्ला, प्ला इसको प्लाई बोलते हैं, प्ला यानी दलील होता है, ये वर्ड सॉरी ये वर्ड जो है PLEA, इसका मतलब होता है दलील, ठीक है, इसका मतलब होता है दलील। ये भी मेरे लिए नया वर्ड था तो मैंने इसको सर्च किया था, ठीक है। तो विदाउट एनी लॉजिक या मीनिंगलेसली, तो इन सब का मतलब एक ही हो रहा है कि एवरी आर्ग्यूमेंट शुड बी प्रेजेंटेड, कोई भी आर्ग्यूमेंट कैसे प्रेजेंट किया जाए, शुड बी प्रेजेंटेड, ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए विद ए इफेक्टिव लॉजिकल स्ट्रक्चर, तो आंसर ए होगा। इसके जो नीचे 3 ऑप्शन है वो तीनों ही मीनिंगलेस है, इनका मतलब ये कि हम आर्ग्यूमेंट कुछ भी बोल दें, ऐसे कैसे कुछ भी बोल दें, हर चीज़ का एक फैक्ट होता है, एक बात होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेकिंग क्लासेस ऑनलाइन इज कॉल्ड, यानी अगर हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, होम स्कूलिंग, नहीं भाई, होम स्कूलिंग तो उसको बोलते हैं जैसे या तो हमको होम स्कूलिंग अलग चीज़ होती है, मॉन्टेंसरी स्कूल, नो वे, डिस्टेंस लर्निंग और नन ऑफ द अबव, तो आंसर शुड बी डिस्टेंस लर्निंग, इसको बोलेंगे। टेकिंग क्लास, होम स्कूलिंग तो हो गया ना कि होम स्कूलिंग या तो होम ट्यूशन तो हमने पढ़ा है, होम स्कूलिंग तो या तो ओपन से कर रहे हो, और होम स्कूलिंग नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है डिस्टेंस लर्निंग, यानी अगर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो हम उसको डिस्टेंस लर्निंग ही बोलते हैं। अगला है आर्ट ऑफ लिसनिंग एक्चुअली मीन्स, यानी अगर यानी लिसनिंग जो सुनने की, जो श्रवण की जो कला है, उसका रियल मीनिंग्स क्या होता है, उसका रियल मीनिंग होता है प्रोड्यूसिंग साउंड, नहीं, हम जब सुन रहे हैं तो हम साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। रिसीविंग साउंड्स, हाँ रिसीविंग साउंड शुड बी द आंसर, और सेंडिंग साउंड्स, और आई थिंक क्या लिख रहा है ये मुझे ध्यान नहीं है, जो भी होगा आंसर इसका यही है कि रिसीविंग साउंड। आर्ट ऑफ लिसनिंग एक्चुअली उसका मतलब होता है रिसीविंग साउंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए गुड लिसनर कैन, एक अच्छा जो लिसनर होता है, रिकॉग्नाइज स्पीच साउंड, वो स्पीच साउंड्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, दैट इज डिस्टिंग्विश साउंड्स ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मदर टंग, यानी अपनी जो मातृभाषा से इंग्लिश की जो वॉइस साउंड्स हैं उनको डिस्टिंग्विश यानी उनमें अंतर जानता है, अंतर कर लेता है, या ऑल ऑफ द अबव। एक गुड लिसनर वो होता है जिसमें ये तीनों कैपेबिलिटीज़ होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, तो आंसर होगा इसका डी, ठीक है। उसके बाद है द लर्नर शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी, यानी जो भी हमारा लर्नर है, जो भी हमारा सीखने वाला है, शिक्षार्थी है, उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए टू लिसन इंग्लिश साउंड, मेकिंग फ्रेंड्स, सेंडिंग मैसेज, वेंडरिंग इन द कैंपस, वाह क्या ही ऑप्शन लिखे इन्होंने, लिसन इंग्लिश साउंड्स, हाँ जो लर्नर है उसको इंग्लिश साउंड्स को सुनने के मौके देने चाहिए। मेकिंग फ्रेंड्स, भैया वो दोस्त बनाए ना बनाए, इससे इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है। सेंडिंग मैसेज, किसी को मैसेज भेजे ना भेजे हमको कोई मतलब नहीं है, वो व्हाट्सअप पे क्या कर रहा है, FB पे क्या कर रहे हैं, DP क्या होता है यार। अगला है वंडरिंग इन द कैंपस, यानी कैंपस में घूम रहा है, ये तो आवारागर्दी हो गई, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रेनिंग फॉर अ लर्नर फॉर लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज इज़, यानी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रेनिंग, जो सबसे पहली और जो महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है, या मतलब महत्वपूर्ण जो कार्य है करने के लिए लर्निंग एक न्यू लैंग्वेज के लिए, वो क्या है, आई ट्रेनिंग, माउथ ट्रेनिंग, ईयर ट्रेनिंग या स्पीच ट्रेनिंग। देखो इसका जो आंसर है ना वो LSRW से ही आएगा। LSRW से कैसे, वो ऐसे कि इन्होंने बस LSRW को ही आई, ईयर, माउथ और स्पीच में करती है। तो सबसे पहले हम लिसन करते हैं, लिसन बोले तो सुनते किससे, ईयर से सुनते हैं ना, तो आंसर क्या होगा, ईयर ट्रेनिंग। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रेनिंग फॉर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज ईयर ट्रेनिंग, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, जबकि हम ज़्यादातर घुमाते नहीं हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हल्का सा इन्होंने ट्विस्ट दिया, अच्छा है। अगला क्वेश्चन है द लिसनिंग मटेरियल शुड बी, जो भी मटेरियल लिसनिंग जो मटेरियल होता है वो शुड बी सिंपल एंड क्लियर, वेरी गुड, करेक्ट एंड इंटरेस्टिंग,
ग्रेडेड एंड सिलेक्टेड ऑल ऑफ द, तो आंसर शुड बी ऑल ऑफ द, यानी जो भी लिसनिंग मटेरियल होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई गलत चीज़ सुन रहे हैं तो वो गलत ही हमारे बिहेवियर में आ जाती है और गलत ही हम उनको प्रोनाउंस करते हैं। इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ग्रेडेड एंड सिलेक्टेड होनी चाहिए। दैट्स moving to our next question. Recitation of poems and rhymes help in removing hesitation, shyness, फॉरगेटफुलनेस, ऑल ऑफ दोस। यानी अगर रिसाइटेशन मीन्स सहस्वर वाचन करेंगे अगर हम पोएम्स एंड राइम्स का, तो क्या रिमूव हो जाएगा, तो हमारी हेजिटेशन, फॉरगेटफुलनेस जो हमारी भूलने की बीमारी है, और जो शाइनेस हमारी जो शर्म हया है वो भी सारी चली जाएगी। तो ऑल ऑफ दोस शुड बी द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंग्लिश लैंग्वेज में। क्यों? द लर्नर कैन रिकॉग्नाइज speech sound, the learner can understand meaning of words, the learner can be familiar with peculiar stress, intonation and pronunciation, all of those। तो आंसर आपको पता ही है, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबोव होगा, क्योंकि लिसनिंग इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों? कि जिससे हम स्पीच साउंड को रिकॉग्नाइज कर सकें, वर्ड्स का मीनिंग समझ सकें, और हम फैमिलियर हो सकें, मतलब हम परिचित हो सकें पेक्युलर स्ट्रेस से, कि कहाँ पे पॉज, कहाँ रुकना है, कहाँ उतार है, कहाँ चढ़ाव है। ठीक है, अगला हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगला है लिसनिंग विद कंप्रहेंशन मीन्स, यानी कि समझ के साथ सुनना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस आइडियाज़, डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल, एनहांसिंग रीडिंग एंड राइटिंग, नन ऑफ द। देखो इन्होंने अब जो ऑप्शंस दिए ना, नन ऑफ द तो होगा ही नहीं इसमें से। एनहांसिंग रीडिंग एंड राइटिंग, वैसे तो सुनने से रीडिंग और राइटिंग पे भी असर पड़ेगा। डेवलपमेंट स्पीकिंग से, हम अच्छा सुनेंगे तो वो भी स्पीकिंग स्किल भी कहीं ना कहीं हमारी डेवलप होती है। लेकिन लिसनिंग विद कंप्रहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस आइडियाज़। क्योंकि उन्होंने सिर्फ पर्टिकुलर यही पूछा था, ऐसा नहीं पूछा था कि लिसनिंग के क्या फ़ायदा है, उन्होंने पूछा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अगला है एक्टिविटी और प्रोग्राम शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे की कालक्रम उसकी एज के अनुसार। मेंटल एज ऑफ द हेड बोथ ए एंड बी गिवन अबव एंड द विल ऑफ द टीचर, जैसा टीचर चाहे वैसा करेगा। नहीं भैया, यहाँ पे जो हमारी वो है वो हमारी चाइल्ड सेंटर्ड हमारी एजुकेशन है। तो उसमें आंसर होगा सी, यानी कि बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज एंड मेंटल एज के हिसाब से प्रोग्राम में जो भी एक्टिविटी है वो होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है पर्पस ऑफ स्पीकिंग इज, यानी बोलने का, यानी जो हमारा जो बोलने का पर्पस क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन ऑफ करेक्ट साउंड या डेवलपिंग गुड स्पीच मैनर, यानी गुड स्पीच मैनर यानी अच्छी आदतें, बोलने सभ्य चीज़ें हम सीखें, डेवलप करें। कल्टिवेशन ऑफ ऑडिबल एंड इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन, कल्टिवेशन ऑफ ऑडिबल एंड इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन, यानी ऑडिबल सुनने लायक प्रोनाउंसिएशन, इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन हम कल्टिवेट कर सकें, एंड ऑल ऑफ द वो। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द वो। जैसे कभी कभी मुझे लगता है ये जो सीरीज़ वाले हैं इतने ऐसी चीज़ें, ऑडिबल तो फिर भी सुना है, इंटेलिजिबल, कल्टिवेशन लिखने की क्या ज़रूरत थी यहाँ पे, मतलब इसकी जगह कुछ और वर्ड भी यूज़ कर सकते थे। खैर इट्स ओके। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। रोल प्ले एंड ड्रामाटाइजेशन प्रोवाइड, रोल प्ले और जो ड्रामा वगैरह होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? इंटरटेनमेंट, जॉयफुल लर्निंग, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल स्किल्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव, यानी हमको मनोरंजन भी होता है, हमारी नेचुरल स्किल्स भी बढ़ती, मतलब डेवलप होती हैं, और इससे जो लर्निंग है वो भी जॉयफुल हो जाती है। अगला क्वेश्चन है चिल्ड्रन लर्न देयर मदर टंग, बच्चे जो होते हैं वो मदर टंग सीखते हैं विद कॉन्शियस एफोर्ट, विदाउट एनी आउटर फोर्स, अंडर सुपरविजन ऑफ टीचर, विद द हेल्प ऑफ बुक्स। यानी देखो मदर टंग की बात, मातृभाषा तो बच्चा जन्म से, अब कोई बच्चा इंग्लैंड में पैदा हुआ है तो उसको ग्रामर नहीं सिखाई जाएगी, वो स्वतः ही इंग्लिश सीख जाएगा। ठीक है, जैसे मैं पंजाबी हूँ तो मुझे भी पंजाबी आती है, मुझे किसी ने उड़ा एड़ा नहीं सिखाया था। ठीक है, तो विदाउट एनी आउटर फोर्स वो बच्चा सीख जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिल्ड्रन कैन गेट रिड ऑफ इसको क्या बोलेंगे, मेरी भी इंग्लिश, प्रीलिमिनेटरी शाइनेस, प्रीलिमिनेटरी यार प्रोनाउंस नहीं हो रहा मेरे से इस टाइम। प्रीलिमिनेटरी यानी प्रारंभिक शाइनेस, जो शुरुआत में जो शर्म थोड़ी बहुत बच्चों को होती है, उससे बच्चा कैसे गेट रिड, कैसे उससे छुटकारा पाएगा? लिसनिंग साइलेंटली टू अदर्स, दूसरों को सिर्फ सुनता रहे? नहीं। सिंगिंग राइम्स इन ग्रुप्स,
हाँ, राइम राइम मतलब बच्चों के साथ राइम्स गाएं, और रीडिंग बुक्स और रीडिंग, तो आंसर होगा इसमें सिंगिंग राइम्स इन ग्रुप्स, यानी बच्चों के साथ ग्रुप में वो गाएगा तो उसकी शाइनेस ख़त्म होगी। बिल्कुल ठीक है आंसर हमारा। क्या आंसर था हमारा? सिंग राइम्स इन ग्रुप्स। अगला क्वेश्चन है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल द स्टूडेंट शुड यूज़। फॉर द डेवलपमेंट स्पीकिंग स्किल विद्यार्थी को क्या यूज़ करना चाहिए? एप्रोप्रिएट रिदम, इंटोनेशन, स्ट्रक्चर एंड वर्ड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, क्योंकि अगर किसी को अच्छा स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करनी है, जैसे मैं भी चाहती हूँ कि मेरी अच्छी स्पीकिंग स्किल डेवलप हो, तो मुझे एप्रोप्रिएट रिदम, स्ट्रक्चर, वर्ड्स, इंटोनेशन, लय, गति, ताल, पॉज, कहाँ पे रुकना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव शुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नीडेड। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहाँ चाहिए होता है? इन क्लासरूम, इन एट होम, इन द सोसाइटी एंड एवरीवेयर। कहाँ पे हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए होता है? तो आंसर शुड बी एवरीवेयर। यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऐसे थोड़ी ना है कि देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन अलग से ही पता चल जाता है कि अरे यार उस बंदे में दम है, उसकी बातों में कुछ है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमको हर जगह चाहिए होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे, और अभी हो जाएगा जल्दी ही। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन मीन्स, कम्युनिकेशन का मतलब होता है ओनली लिसनिंग टू अदर, दूसरों को सुनना, ओनली स्पीकिंग बाय वन सेल्फ, एक बोलता रहे, ये भी नहीं होता, मेंटेनिंग रिसोर्सेज को बनाए रखना, एक्सचेंजिंग थॉट्स आइडियाज। तो इसका आंसर होगा डी। तो हम, अरे एक मिनट, सॉरी मैं नई हूँ इस फील्ड में, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करो। तो ये तो इसका है, यानी कम्युनिकेशन, संप्रेषण का मतलब होता है अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करना। ठीक है, बिल्कुल ठीक, वही पहला क्वेश्चन भी ऐसा ही था हमारा। अगला क्वेश्चन है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियाज इज नॉट कम्युनिकेशन। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन लाइज इन, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस लाई करती है राइटिंग में, रीडिंग में, सेंडिंग में, या अंडरस्टैंडिंग में। देखो, इम्पॉर्टेंस यानी संप्रेषण की जो महत्वता होती है वो कहाँ दिखाई देती है? वो हमको दिखाई देती है अंडरस्टैंडिंग में। कम्युनिकेशन का मतलब यही तो होता है, कई बार हम बोलते नहीं हैं, लिखते नहीं, तब भी हम कम्युनिकेट करते हैं सिर्फ इशारों से, तो अंडरस्टैंडिंग में ही होती है हमारी सारी की सारी, मतलब इसका जो इम्पोर्टेंस। उसके बाद है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, डिटेल्ड और नन ऑफ द अबव। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है वो होती है टू वे कम्युनिकेशन, यानी एक सुनने वाला हो तो एक रिसीव करने वाला हो, एक बोलने वाला हो, कुछ तुम कहो और कुछ हम सुने, है ना, वही वाली बात। अगला है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड, पर्पज टू कम्युनिकेट, एप्रोप्रिएट वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसने मैसेज वाली बात बोली, इसमें एक मैसेज संदेश होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, इसके साथ उन्होंने कहा अप्रोप्रिएट वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज, यानी फेस टू फेस की बात हो रही है तो अप्रोप्रिएट वॉइस होनी चाहिए हमारी, मतलब लाइक ऑडिएबल सुनने के वास्ते, और बॉडी लैंग्वेज भी हमारी बहुत कुछ बताती है, तो वो भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में योगदान देती है। अगला क्वेश्चन था, कम्युनिकेशन इज द डैश ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियाज इज द एक्सचेंज। ठीक है, बहुत सही है, हम जानते हैं। अगला है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व रिक्वेस्टिंग, आस्किंग द इंफॉर्मेशन, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, सीकिंग परमिशन। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि कम्युनिकेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? रिक्वेस्ट, किसी से किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करना, किसी से इंफॉर्मेशन मांगना, सीकिंग परमिशन, अनुमति मांगना, ये सब कम्युनिकेशन करेंगे तभी तो बोल पाएंगे। ठीक है, तभी तो उनसे हम अपने दिल की बात कह पाएंगे। अगला है, कम्युनिकेशन एनेबल्स टू हेजिटेट इन रिस्पॉन्डिंग, नो, हाइड वीकनेस इन ओरल एक्सप्रेशन, ना, स्पीक इंग्लिश मोर फ्रेंडली एंड अप्रोप्रिएटली, मिस यूज वर्ड्स एंड सेंटेंस। तो आंसर शुड बी सी। और आप आराम से समझते हैं, इतनी तो मुझे क्या समझाने की ज़रूरत होगी, मुझे ऐसा लगता है। इंटेलिजेंट हो आप सब बहुत ज़्यादा। एक मिनट, मैंने कुछ गलत तो नहीं, कम्युनिकेशन एनेबल्स लिखा हुआ है ना? नहीं, हमने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है, अभी तो कुछ गलती नहीं करी है। अगला क्वेश्चन है, वाइल टेकिंग नोट्स द स्टूडेंट शुड, जब बच्चा नोट बना रहा होता है, नोट कर मतलब ठीक है, तो उसको उस टाइम क्या करना चाहिए? ठीक है, फॉरगेट क्वालिटी भूल जानी चाहिए, फॉरगेट रिलेशन एंड मैनर, रिलेशन और मैनर भूल जाने चाहिए, रिमेंबर क्वांटिटी रिलेशन एंड मैनर, नन ऑफ द। तो देखो, उसको उस टाइम सब चीज़ें याद करनी चाहिए, मतलब याद में रखनी चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, किस क्वांटिटी में, किस क्वालिटी, इसका रिलेशन क्या है। देखो, जब नोट बनाते हैं हम एब्रिवेशंस, मतलब शॉर्ट चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि वो क्विक वे में हम यूज़ कर सकें। ठीक है, तो आंसर होगा सी।
अगला क्वेश्चन है नोट, बस जल्दी से हम खत्म होने वाला है ये। नोट टेकिंग इज अ वर्ड फॉर वर्ड राइटिंग। नोट टेकिंग का मतलब है भाई जो भी वो बोल रहा है उसको वर्ड टू वर्ड लिखो, नहीं ये तो गलत है। ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये तो है। टाइम कंज्यूमिंग फ्रीडम। अगला है प्रोसेस नॉट रिक्वायरिंग फ्रेजेस, प्रोसेस नॉट रिक्वायरिंग फ्रेजेस सिंबल एब्रेविएशन। देखो ये तो नोट टेकिंग तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हमको फ्रेजेस सिंबल एब्रेविएशन का यूज़ होता है, तो इसका आंसर शुड बी होना चाहिए। इसका आंसर, अरे भैया हाँ इसका आंसर बी ही है शायद। देखो 35वें का क्या है, बी है। 35वें का क्या है, नहीं बी ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, और बी ही है हमारे हिसाब से भी। और वैसे 36वां क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव नीड्स। डिस्क्रिप्टिव यानी विवरणात्मक, किसी को विवरण देते हैं ना, वो डिस्क्रिप्टिव अपन ने पढ़े थे उस टाइम। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव नीड्स नॉलेज ऑफ एंड रेडीनेस टू टॉपिक। किसी चीज़ के हम डिस्क्राइब तभी कर पाएंगे ना जिसके उसके बारे में हमें ज्ञान हो, और टॉपिक के बारे में हम रेडीनेस टू टॉपिक। अगला है नो एनालिसिस, नो प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, नो लॉजिकल स्ट्रक्चर। तो भैया इन तीनों आंसरों को भी हम नो कहेंगे, सॉरी इन तीनों उनको भी नो कहेंगे, क्या बोलते हैं ऑप्शंस को। तो पहले आंसर के साथ हम जाएंगे और हम 7 करोड़ जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन है टेक डाउन नोट आफ्टर, टेक डाउन नोट्स आफ्टर द फर्स्ट लिस्निंग, द सेकेंड लिस्निंग, द थर्ड लिस्निंग, अब डी इज सेटिंग द गोल। देखो दूसरी लिसनिंग के बाद हमको नोट्स, यानी पहली बार तो जो चीज़ हम पहली बार पढ़ रहे हैं वो हमारे माइंड तक ही रहेगी। दूसरी बार जब उसको पढ़ के समझ रहे हैं ना, उस टाइम हमको नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है। तो आंसर शुड बी वी। आई होप यू विल लाइक दिस फर्स्ट क्लास। अगले क्लास में हम करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऐसे करना। इसको बंद करते हैं। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसे आज तक मैंने किसी को कहा नहीं है कि प्लीज़ मेरी ये करो, तो प्लीज़ तो मैं नहीं कह रही, मतलब ठीक है तुम कर दो अपना बहन समझ के, अपनी फ्रेंड समझ के। बाकी लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय। नहीं यू गलत नहीं, यू नहीं था ये, लव यू माता रानी, छोड़ो। चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल जो भी मैंने कहा था। अरे 22 मिनट की हो गई है, बहुत ज़्यादा लेंथी तो नहीं हो जाएगा। बाकी थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू पूनम कौर सरारी, बाय।